हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी। हमने अब तक पढ़ लिए थे अकाउंटिंग रेशियोज के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, उसके लिमिटेशंस एंड उसके एडवांटेजेस। अब हम प्रोसीड करेंगे विथ टाइप ऑफ रेशियोज के साथ। आइए इसे पढ़ते हैं। देर आर टू क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियोज, फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड functional classification. The traditional classification has been on basis of financial statements to which the determinants of ratio belongs. On this basis, ratios are classified as follows. यानी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है जिसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे बनाए गए होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिटर्मिनेंट्स यानी उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो ब्रांचेज हैं, उन पे बनाई गई होती हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, अ रेशियो ऑफ टू वेरिएबल्स from statement of profit and loss is known as statement of profit and loss ratio. For example, ratio of gross profit to revenue from operations is known as gross profit ratio. It is calculated using both figures from the statement of profit and loss. यानी कि पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी दो ऐसी चीजें जो बिलोंग करती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से और जिनका रेशियो हम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या क्या चीज आती है? न्यूमरेटर में आता है ग्रॉस प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में आता है सेल्स। नाउ सेल्स आपको पता होगा ट्रेडिंग में आता है, क्रेडिट साइड में, और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा डेबिट साइड आता है। कहाँ पे? ट्रेडिंग में। यानी एक तरीके से पीएनएल के पार्ट ही बनते हैं ये। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये जो है हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैलेंस शीट रेशियोज। In case both variables are from the balance sheet, it is classified as balance sheet ratios. For example, ratio of current assets to current liabilities known as current ratio. देखिए सेम चीज ये बोल रहा है बैलेंस शीट रेशियोज के लिए। यानी बैलेंस शीट के कोई भी डिटर्मिनेंट्स को उठा के अगर हम उनका रेशियो निकालें तो उस रेशियो को हम बोलेंगे बैलेंस शीट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और इसे हम बोलते हैं करंट रेशियो। जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी है ये हमारे कहाँ दिखते हैं? ये हमारे एसेट और लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखते हैं। देन थर्ड आता है कॉम्पोजिट रेशियो। कॉम्पोजिट रेशियो क्या होता है? ऐसा रेशियो जो कि कंप्यूट किया जाता है विद वन वेरिएबल फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनदर वेरिएबल फ्रॉम बैलेंस शीट। यानी कि एक वेरिएबल हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से लेते हैं और एक वेरिएबल हम लेते हैं बैलेंस शीट में से। फॉर एग्जाम्पल, रेशियो ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस टू ट्रेड रिसीवेबल्स known as trade receivables turnover ratio. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो होता है जिसमें दो चीजें होती है। क्या क्या? एक होता है ट्रेड रिसीवेबल्स जो कि आता है बैलेंस शीट में, और दूसरी चीज होती है सेल्स यानी कि टर्नओवर। ठीक है, दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो is calculated using one figure from the statement of profit and loss and another figure from the balance sheet. Although accounting ratios are calculated by taking data from financial statements, but classification of ratios on the basis of financial statements is is rarely used in practice. यानी कि ये बहुत रेयरली यूज होता है और ये बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सा भी है। काफ़ी सारे रेशियोज इसके अंडर क्लासिफाई किए जा सकते हैं, बट इनका कोई सेंस ऐसे बनेगा नहीं कि इन्हें क्लासिफाई क्यों किया, मतलब क्लासिफाई क्यों किया वो तो हमें पता है, बट ये नहीं होगा कि इनका क्लासिफिकेशन ऐसे कुछ डिटरमाइन करता है। हाँ, ये बैलेंस शीट रेशियोज हैं, बैलेंस शीट के डिटर्मिनेंट्स को उठा के किया, बट वो कुछ सिग्निफाई करते नहीं है। It must be recalled that the basic purpose of accounting is to throw light on financial performance. यानी कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है, एंड फाइनेंशियल पोजिशन, its capacity to raise money and invest them wisely, as well as changes occurring in financial positions, possible explanation of changes in the activity level. As such, the alternative classification यानी कि जो functional classification है, based on the purpose for which ratio is computed, वो इस बेसिस पे है कि भाई
किस पर्पस के लिए हम वो रेशो निकाल रहे हैं, यानी पर्पस के बेसिस पे, यानी कि उसे बताया गया है कि इस पर्पस के लिए हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से आते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले आता है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो, टू मीट इट्स कमिटमेंट्स बिजनेस नीड्स लिक्विड फंड्स, यानी कि बिजनेस को अपने कमिटमेंट्स यानी कि जो ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, जो लोन के खर्च, इंटरेस्ट के खर्चे होते हैं, जो रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चे होते हैं, उनको मीटअप करने के लिए बिजनेस को पैसों की जरूरत है। उनको मीटअप करने के लिए बिजनेस को लिक्विड फंड्स की जरूरत है। सर लिक्विड फंड्स क्या होता है? लिक्विड फंड्स वो होते हैं जो आपके पास रेडीली अवेलेबल इन कैश है, या फिर ऐसी चीजें जो जल्दी कन्वर्ट हो सकती है कैश में। ठीक है। The ability of the business to pay the amount due to the stakeholders and as when it is due is known as liquidity, यानी कि the amount जो कि ड्यू है स्टेक होल्डर्स का और कब उसे पे किया जाता है उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। उसे बोलते हैं लिक्विडिटी। एंड द रेशियो कैलकुलेटेड टू मेजर इट नोन एज लिक्विडिटी रेशियोज। उन्हीं रेशियोज को और उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए जो रेशियोज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। दीज आर एसेंशियली शॉर्ट टर्म इन नेचर। ये शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं। सेकेंड हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू मीट इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, particularly towards external stakeholders, and the ratios calculated to meet this solvency position are known as solvency ratios. These are essentially long term in nature. Now सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स वैसे होते क्या है। स्टेक होल्डर्स बिजनेस के काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि जिन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो, जिन्होंने आपको लोन दिया है वो लोग, ठीक है, जिनसे आपने पैसे ले रखे हैं या जिनको आपको पैसे देने हैं वो सब, ये सारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स होते हैं। नाउ इन दिस केस हम क्या देखते हैं कि सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस कैसे डिटरमाइन की जाती है, और वो इस तरीके से डिटरमाइन की जाती है जब हम बिजनेस की एबिलिटी को पहचानते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन यानी उसने जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, जैसे कि मैंने किसी से लोन लिया और मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं उन्हें हर मंथ 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करूंगा। तो मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे हर मंथ उन्हें इंटरेस्ट पे करना है। नाउ सॉल्वेंसी रेशियोज हमें क्या बताते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज हमें ये बताते हैं कि हमारे पास इतना फंड या इतने पैसे हैं अभी, या इतने एसेट्स हैं अभी, कि हम जो जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं वो हम इतनी बार इन्हें पे कर सकते हैं। ये हमें बताते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। नाउ थर्ड आता है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज ये क्या बताते हैं? Ratios that are calculated for measuring the efficiency of operations of business. Efficiency of operations of business यानी कि बिजनेस जो भी काम कर रहा है उसकी एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए रेशोज काम आते हैं। बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी यही होती है कि हमने कितनी तरीके से, कितनी इफेक्टिवली हमारी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस प्रोडक्ट के लिए हमें 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, बट सिमिलरली हमें अगर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि हमें पर यूनिट 2 रॉ मटेरियल चाहिए होता है। दैट मीन्स 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होगा कितना? 200 रॉ मटेरियल। 200 रॉ मटेरियल यूनिट्स हमें चाहिए होंगे टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। ठीक है। नाउ हम एक चीज और बोलते हैं कि इस 200 में से हम हमेशा मानते हैं कि 10% जो है वो डिफेक्टेड निकलेंगे। 10% जो है वो डिफेक्टेड निकलेंगे, यानी कि 200 में से 20 तो हमेशा ही डिफेक्टेड निकलेंगे। तो सर हम ऑर्डर कितने करें? खैर वो कॉन्सेप्ट अलग है, बट मेरे कहने का मतलब है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इतना हो कि ये जो 20 डिफेक्टिव हैं, जो बनाने के दौरान 20 डिफेक्टिव हो जाते हैं, जो हमारा लॉस हो जाता है एबनॉर्मल, वो किसी तरीके से अगर कम हो जाए, किसी तरीके से कम हो जाए, मान लो 20 होते थे, 10% होते थे और 10% की जगह हो गया 8%, तो हम क्या मान लेंगे? हम ये मानेंगे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है। फोर्थ पे आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इट रिफर्स टू द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स employed in the business, and the ratio is calculated to meet its objective are known as profitability ratio.
ये क्या बताता है, ये एनालिसिस है जो कि प्रॉफिट का होता है किस रिलेशन में, इस रिलेशन में कि सेल्स के रिलेशन में या पैसों के रिलेशन में, यानी कि हमारे एसेट्स के रिलेशन में होता है, जो कि एम्प्लॉय होते हैं बिजनेस में। एम्प्लॉय यानी बिजनेस के काम आ रहे हैं, बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। और उन दोनों के रिलेशन को ये इस पर्सपेक्ट से दिखाता है कि प्रॉफिट जो जनरेट हो रहा है वो उस पर्सपेक्टिव में कितना ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्या बताता है, इतनी सेल्स पे हम इतना प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में बात करते हैं। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं अब हम लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस, द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए यूज होते हैं, कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। और द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, करंट ऑब्लिगेशन कितनी बार किस तरीके से फर्म मीट कर सकती है उसका हमें लिक्विडिटी रेशियोज में पता चल जाता है। These are analyzed by looking the amounts of current assets and current liabilities in the balance sheet. Current asset और current liabilities जो बैलेंस शीट में हमें दिख जाते हैं, उन दोनों को एनालाइज करने से हमें इस रेशो के बारे में पता लग जाता है। द टू रेशोज इंक्लूड इन द फॉलोइंग कैटेगरी आर करंट रेशो एंड लिक्विडिटी रेशो। इस कैटेगरी में जो दो रेशोज फॉलो करते हैं वो है करंट रेशो और लिक्विडिटी रेशो। ना लिक्विडिटी रेशो के अंदर पहला आता है करंट रेशो, हम इसे पढ़ लेते हैं। करंट रेशो क्या होता है, इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट टू करंट लाइबिलिटीज, इट इज एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। प्रोपोर्शन होता है, यानी एक जगह हमें करंट असेट्स मिलेगा और एक जगह हमें मिलेगा करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। क्या फॉर्मूला है इसका, करंट रेशो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स में आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स जिसमें दोनों आ जाएंगे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस एंड अक्रूड इनकम। करंट इसमें क्या क्या चीज आती है मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इसमें आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो इस साल के अंदर हमने मान लो इन्वेस्टमेंट किया, मैंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और मेरे को 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने में मिलेगा 110 करोड़, पर ये सर कब मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 24 महीनों में, 24 महीनों में मिलेगा। तो क्या ये मेरा करंट इन्वेस्टमेंट हुआ, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो ड्यूरिंग द ईयर हमें मिल जाए, ड्यूरिंग द ईयर हमारा पैसा मिल जाए, यानी इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाए, ठीक है। अब मान लो ये 24 महीने का है और मैंने आज किया है 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। सो फॉर ईयर 2021 क्या ये कहाँ दिखाया जाएगा, ये हमें ये दिखाया जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, ये दिखाया जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है। अब आइए, अब डेट हो गई 1/4/2021। अब ये कब होने वाला है, ये होने वाला है सर, हमें पैसे मिलने वाले हैं 110 करोड़, कब, 31 मार्च को मिलने वाले हैं, 31 मार्च को मिलने वाले हैं। अब क्या हम इसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे या करंट इन्वेस्टमेंट, सर इसे करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें मिलने वाला है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज आपको पता होगा, स्टॉक होता है हमारा, स्टॉक एंड ट्रेड होता है, उसे इन्वेंट्रीज बोलते हैं। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स भी आपको पता होंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी पता होगा। शॉर्ट टर्म लोन्स, ऐसे लोन्स और एडवांसेस जो मैंने 12 महीने से कम के टाइम के लिए दिए हैं किसी को। और अदर करंट एसेट्स सच एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल एडवांस में पे कर दिया, पहले पे कर दिया, मैंने टैक्स एडवांस में पे कर दिया। ऐसी कोई इनकम जो अभी तक मुझे मिली नहीं है बट वो अक्रू हो चुकी है, वो हमारे अदर करंट एसेट्स होते हैं। सिमिलरली हम देखेंगे करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, मैंने पैसे उधार पे लिए थोड़े कम टाइम के लिए, 8-10 महीने के लिए, मैक्सिमम 12 मंथ्स तक के यहाँ पे बोरिंग्स कवर होती हैं, 12 मंथ से ज़्यादा हम इन्हें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्लासीफाई करेंगे। ट्रेड पेबल्स जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबर आते हैं, और अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी कि जैसे कि
मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गई, जो कि हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज में आएंगी। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री हमें दे रखी है 50,000, ये हमारा आता है करंट एसेट में। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखा है 50,000, ये भी हमारा आता है करंट एसेट में। एडवांस टैक्स दे रखा है 4,000, ये भी हमारा आता है करंट एसेट्स में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है, ये भी हमारा आता है करंट एसेट्स में। ट्रेड पेबल्स दे रखा है, ये दे रखा है हमें करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और सिमिलरली हमें दे रखा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हमारे बैंक में इतने पैसे नहीं है, बट फिर भी हम बैंक से थोड़े टाइम के लिए उधार ले लेते हैं, और वो उधार को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी आपका बैलेंस माइनस में चला जाता है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो ये आएगा हमारा करंट लाइबिलिटी में। आइए दोनों को ऐड कर लेते हैं। करंट एसेट्स में आएगा सबसे पहले 50,000 इन्वेंट्री, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स का 50,000 आएगा, फिर आएगा एडवांस टैक्स का 4,000, फिर आएगा 30,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, और ये हो जाता है हमारा टोटल 1,34,000। ठीक है, अब हम आते हैं करंट लाइबिलिटी पे। करंट लाइबिलिटी का टोटल हो जाएगा 1,04,000 बीइंग 1,00,000 प्लस 4,000। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं। 1,34,000 डिवाइडेड बाय 1,04,000, ये आता है 1.288। ठीक है, आप इसे 1.29 भी लिख सकते हैं। तो हमारा रेशो क्या हुआ, 1.29 रेशो 1। यानी कि अगर करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट कितना होगा, 1.29। ठीक है, यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन सॉल्व। या आप सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, ऊपर डिस्कस हो चुका है वैसे तो। हाँ, एक चीज यहाँ पे जो नोट करने वाली है वो चीज ये है, नॉर्मली इट इज सेफ टू हैव रेशो विद इन द रेंज ऑफ 2:1। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि कमेंट ऑन द करंट रेशो, कमेंट ऑन द करंट रेशो, तो मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा कितना आ रहा है, 1.29 रेशो 1, 1.29 रेशो 1, यानी ये कम है, ये कम है 2:1 से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये थोड़ा एडवर्स है। एडवर्स मतलब ये थोड़ा बुरा है, ये थोड़ा बुरा है। ठीक है, नॉर्मली अगर आपका रेशो 2:1 से 2:1 आ रहा है या 2:1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वो काफी अच्छी है। ठीक है, ये बात हमें याद रख के चलनी है, क्योंकि मोस्टली हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछे आपसे कि आप कमेंट करो इस सिचुएशन पे, कि क्वेश्चन में आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटी दे देगा, आप निकाल लोगे और उसके बाद आपको कमेंट करना है कि ये क्या सिचुएशन है। अब आते हैं क्विक और लिक्विड रेशो पे। क्विक और लिक्विड रेशो जो हमारे लिक्विडिटी रेशोज में सेकंड आता है। क्विक एसेट्स क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं इसमें, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमने ऊपर डिस्कस कर ली थी, अब हम आते हैं क्विक एसेट्स पे। क्विक एसेट्स क्या होते हैं, आर डिफाइंड एज दोस एसेट्स विच आर क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश, यानी कि वो एसेट्स जो कि इजीली और क्विकली कन्वर्ट किए जा सकते हैं कैश में। ठीक है, while calculating quick assets we exclude inventories at the end and other current assets such as prepaid expense, advance tax from the current assets। यानी कि करंट एसेट्स आप नॉर्मली निकाल लो, ठीक है, बट उसमें हमें क्या इंक्लूड नहीं करना, हमें इंक्लूड नहीं करना इन्वेंट्रीज, तो हम इन्वेंट्रीज माइनस कर लेंगे। ठीक है, हम क्या माइनस कर लेंगे, अदर करंट एसेट्स माइनस कर लेंगे, जिसमें क्या क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्सेस या शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह आते हैं। ठीक है, because of exclusion of non-liquid current assets it is considered better than current ratio as to measure the liquidity position। ये बेटर क्यों माना जाता है, ये बेटर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसे सारे एसेट्स होते हैं जो जल्दी जल्दी फ्रीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में, जल्दी जल्दी फ्रीली कन्वर्टेबल होते हैं कैश में, एंड जस्ट बिकॉज दे आर फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो वो बहुत ही इजीली हमें लिक्विडिटी पोजीशन बता सकते हैं। इट इज कैलकुलेटेड टू सर्व एज द सप्लीमेंट्री चेक ऑन लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी पोजीशन पे चेक करने के काम आता है ये, हमें बताने के काम आता है कि लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस की क्या चल रही है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो। यानी अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड आउट एसिड टेस्ट रेशो, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ क्विक एसेट रेशो निकाल के आ जाना है।
चलिए इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। कैलकुलेट क्विक रेशो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 1। चलिए इलस्ट्रेशन 1 की तरफ वापस जाते हैं। अब हमने इसमें क्या निकाला था? करंट एसेट। हमने निकाला था करंट एसेट 1,34,000। अब करंट एसेट में से हम माइनस कर देंगे इन्वेंट्री। देखते हैं इन्वेंट्री कितनी है। इन्वेंट्री है 50,000 की, ठीक है। और क्या हम माइनस कर देंगे? हम माइनस कर देंगे अदर करंट एसेट्स की आइटम्स। ट्रेड रिसीवेबल अदर करंट एसेट्स में नहीं आता। एडवांस टैक्स आता है अदर करंट एसेट्स में। और भी देख लेते हैं, नहीं और कुछ नहीं आता। तो हम 4,000 और माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 1,34,000 में से हम माइनस कर देंगे 50,000 और 4,000। तो ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया 80,000, ठीक है। अब हम क्विक रेशो निकाल सकते हैं। क्विक रेशो में हम डालेंगे क्विक असेट्स। क्विक असेट्स हमने निकाल लिए, यही तो है क्विक असेट्स। कितना है? 80,000। और नीचे हम लिख देंगे करंट लाइबिलिटी, यानी 80,000 डिवाइड बाय 1,04,000। तो ये आपका कितना रेशो आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.769 या फिर 0.77/1। 0.77/1 देख लीजिए, आंसर इसमें सही है, ठीक है। अब एक चीज इसमें भी यही ध्यान रखने की है कि नॉर्मली it is advocated to have safe to have a ratio of 1:1, as unnecessarily low ratio will be very risky and high ratio suggests unnecessary deployment of resources in otherwise less profitable short term investments। कहने का क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि हम जनरली मानते हैं कि 1:1 के आसपास अगर ये रहे तो ये बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर 1:1 से कम हुआ दैट मीन्स कि आपके पास जो क्विक असेट्स है वो कम है इन कंपैरिजन टू करंट लायबिलिटीज, विच इज वेरी रिस्की। रिस्की कैसे है सर? रिस्की इस हिसाब से कि फिर कल को अगर आपको सारी अपनी लाइबिलिटीज मीट करने की अगर नौबत आई तो आपके पास इतनी क्विकली कैश अवेलेबल नहीं है कि अपनी सारी लाइबिलिटीज आप हाथों हाथ मीट कर पाओ। और अगर 1:1 से ज्यादा हुआ तो 1:1 से ज्यादा हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जो फंड्स हैं, हमारे जो क्विक असेट्स हैं, वो बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी में पड़े हुए हैं। यानी कि वो बहुत ज्यादा लिक्विड टर्म्स में, यानी इजीली कन्वर्टेबल कैश टर्म्स में पड़े हुए हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। विच कैन बी लेस प्रॉफिटेबल। अगर आप ज्यादा पैसा कैश में रखोगे, अगर आप ज्यादा पैसा डेटर्स में रखोगे, तो आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट गेन नहीं होगा अनटिल अनलेस आप उस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म में डालोगे, ठीक है। सो बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि रेशो 1:1 के नियर रहना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि कमेंट ऑन द फॉलोइंग, तो आपको इस चीज पे कमेंट करना है। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेट लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नाउ लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड रेशो सर वही होता है जो अभी हमने किया, यानी कि क्विक रेशो, ठीक है। देखा होगा आपने ऊपर, इसका नाम लिक्विड रेशो ही था, ठीक है। नाउ इसको 3 नामों से बुलाया जाता है: क्विक रेशो, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटीज हमें डायरेक्टली दे रखी है 50,000। करंट एसेट हमें 80,000 दे रखे हैं। इन्वेंट्रीज हमें दे रखी है 20,000, जो करंट एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। एडवांस टैक्स दे रखा है, ये भी माइनस हो जाएगा। और प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, ये भी माइनस हो जाएगा। निकाल लेते हैं। करंट एसेट हमें दे रखा है 80,000, क्विक एसेट्स निकाल लेंगे 80,000। इसमें से इन्वेंट्री माइनस कर देंगे 20,000 की। इसमें से 5,000 का एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे और इसमें 5,000 का प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 50,000। ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30। 80 में से 30 क्या आया? 50,000, ठीक है। अब हम एसेट रेशो निकाल लेंगे। हमें करंट लाइबिलिटीज डायरेक्ट दिया हुआ है, तो क्विक रेशो, क्विक असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 50,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितना है? 50,000 है। तो ये क्या आ गया? 1:1। क्या आ गया? 1:1, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं। एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशो ऑफ 3:3.5:1, यानी करंट रेशो हमें दे रखा है। और फिर क्या बोल रहा है? क्विक रेशो दे रखा है 2:1। इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर क्विक एसेट रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री इज 24,000,
कैलकुलेट करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। अब आपको क्या रखना, अब आपको बिल्कुल अपना दिमाग खुला रखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है करंट रेशो, करंट रेशो दे रखा है 3.5:1, क्विक रेशो दे रखा है 2:1। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि डिफरेंस जो है किस चीज का, करंट असेट और क्विक असेट का जो डिफरेंस है वो है इन्वेंट्री, वो है इन्वेंट्री। ठीक है, और उस इन्वेंट्री की कितनी वैल्यू है, उस इन्वेंट्री की वैल्यू है 24,000, उस इन्वेंट्री की वैल्यू है 24,000। यानी कि वी कैन से कि इन्वेंट्री इज 24,000। ठीक है, और करंट असेट माइनस क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू 24,000। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है करंट असेट और करंट लायबिलिटी निकालना है। ठीक है, अब देखिए करंट असेट्स, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, और करंट रेशो क्या दे रखा है हमें, करंट रेशो दे रखा है 3.5, 3.5 ही दे रखा है ना, 3.5 इज रेशो 1, दैट इज 3.5 ही होता है। ठीक है, करंट असेट्स को हम और कैसे लिख सकते हैं, करंट असेट्स को सर हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू, करंट असेट्स इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स प्लस 24,000। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्विक असेट्स प्लस 24,000। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा करंट लायबिलिटी नीचे। ठीक है, यहाँ हम ले जाते हैं करंट लायबिलिटी को। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्विक असेट्स प्लस 24,000 डिवाइडेड बाय 3.5, ये आ गया 3.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 24,000 को 3.5 से डिवाइड वो कर लेंगे, नहीं एक काम करते हैं, दूसरे अप्रोच से चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, 3.5, 3.5 इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स प्लस 24,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिमिलरली दूसरे एंड पे भी यही करते हैं, यानी कि क्विक रेशो जो है, क्विक रेशो में क्या आता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और क्विक रेशो क्या है, 2 है, 2 ही आएगा ना, यानी कि क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ हम ले जाते हैं करंट लाइबिलिटी को, और यहाँ हम ले जाते हैं क्विक एसेट्स को, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, और ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 0.5 क्विक असेट्स, 0.5 क्विक असेट्स। ठीक है, हमारे पास अब वैल्यू आ गई है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी की हमारे पास वैल्यू आ गई है, दैट इज 0.5 क्विक असेट्स। ठीक है, सिंपली अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे, इस वाली हमारी इक्वेशन में ये डाल देंगे। ठीक है, क्या कैसे डालेंगे, देखो हम डाल देंगे करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स प्लस 24,000 अपॉन 0.5, सॉरी 3.5। ठीक है, 3.5, और क्विक करंट लाइबिलिटी का हमने क्या निकाला था, 0.5 क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स प्लस 24,000। ठीक है, यहाँ आ गया 3.5, 3.5 को वापस यहाँ लेके जाएंगे। नाउ 3.5 इंटू 0.5 कितना होता है, 1.75, 1.75 क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स प्लस 24,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्विक असेट्स को इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 0.75 क्विक असेट इज इक्वल्स टू 24,000, और इस हिसाब से क्विक असेट्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 24,000 को हम डिवाइड करेंगे 0.75 से, ये वैल्यू आ जाएगी 32,000। ठीक है, नाउ अब हमें क्विक असेट्स की वैल्यू मिल गई है 32,000, अब हमें मिल जाएगा करंट असेट्स की वैल्यू। करंट असेट्स का हमने यहाँ पे ये निकाला था, ये देखो करंट असेट्स इज इक्वल्स टू क्विक असेट्स प्लस 24,000, यानी कि क्विक असेट्स हमें 32,000 के दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें हम 24,000 ऐड कर देंगे, तो करंट असेट्स कितना आ गया, करंट असेट आ जाएगा सर 56,000। ठीक है, 56,000। सिमिलरली अब हम निकाल लेंगे करंट लाइबिलिटी,
करंट एसेट्स, करंट रेशो कितना था, 3.5 था। करंट एसेट्स हमें दे रखा है 56,000, करंट लाइबिलिटी हमें नहीं पता। करंट लाइबिलिटी को यहाँ ले आओ, 56,000 के नीचे 3.5 ले जाओ, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56,000 डिवाइडेड बाय 3.5, ये आता है 16,000। तो करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000 आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो, करंट एसेट की वैल्यू कितनी आई, 56,000, करंट लाइबिलिटी की 16,000 आ गई, और क्विक रेशो की कितनी आई, 32,000 आ गई। ठीक है, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लिया, शायद मेरा वाला आपको लंबा लगे अप्रोच। मैं एक बार ये भी आपको समझा देता हूँ। 3.5 और 2:1, ठीक है। इन्होंने क्या किया, करंट लाइबिलिटी को x मान लिया। तो अब करंट लाइबिलिटी ये लोग नीचे से लेके उस तरफ ले आए, यानी कि कैसे समझाऊं आपको, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दूसरे पेन के कलर से। ये देखो, करंट लाइबिलिटी अपॉन क्विक एसेट, करंट एसेट्स, ठीक है, 3.5, ये यहाँ पे लेके आ गए इन्होंने, करंट लाइबिलिटी को x मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3.5x इज इक्वल्स टू करंट एसेट। सिमिलरली ये करेंगे इधर भी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स। अब क्या करेंगे, दोनों का इंटरपोलेशन कर देंगे। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स को और क्विक एसेट्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना अमाउंट आ रहा है, हमारा अमाउंट आएगा 24,000। कैसे सर, ऊपर दे तो रखा है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो बीच का डिफरेंस है वो 24,000 है इन्वेंट्री का। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर दिया और यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दिया, तो 1.5x आ गया। यानी कि 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू 24,000। तो अब करंट लाइबिलिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आ गया हमारा 16,000। ये थोड़ा शॉर्टर था, ये थोड़ा मैंने आपको बहुत ही ब्रॉड में बता दिया, बट हाँ इवेंचुअली आंसर आया सेम ही। ठीक है, दोनों यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। यहाँ तक आज हम इसी क्लास में करेंगे। नेक्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन 5 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हम पढ़ेंगे आगे के रेशियोज के बारे में। टिल देन, गुड बाय।